सबसे पहले हरियाणा में ही मैंने नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनका कार्यक्रम किया था डबवाली में। डबवाली में एक दुखद घटना घटी थी, उसमें वो आए थे। उसके बाद आप यूँ समझे कि नरसिम्हा राव जी से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं पिछले 15-20 सालों में, उन सबके कार्यक्रम मैंने संचालित किए हैं। दिल्ली में विज्ञान भवन हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो या भारत मंडपम है, इस तरह के तमाम जो प्रतिष्ठित कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ भी मैंने कार्यक्रम किए हैं। और देश भर में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के सिलसिले में देश भर में या और जो मंत्रालय भारत सरकार के, उनके कार्यक्रमों के सिलसिले में मुझे बुलाया जाता है और उन कार्यक्रमों का मैं संचालन करता हूँ। नमस्कार साथियों, हर सरकारी कार्यक्रम में आप एक बुलंद आवाज़ सुनते हैं और वो बुलंद आवाज़ किसकी है, उनका क्या परिचय है, आज हम आपको साक्षात रूप से उनसे मिलवाना चाहते हैं। आखिर उनके पास इतना शब्दकोश कहाँ से आया, इतनी शुद्ध हिंदी वो कैसे बोलते हैं और उनको हरियाणा के बारे में इतनी गहराई से नॉलेज कैसे है, आज हमारे साथ वही शख्स हैं, उनसे उनका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप हमें परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम जैनेंद्र सिंह है और मैं पिछले 30-32 सालों से मंच संचालन का काम कर रहा हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हरियाणा के बारे में इतना कैसे जानता हूँ या कैसे, हरियाणा प्रदेश मेरी कर्मस्थली है और मैंने यहीं से शुरुआत की इस पूरी अपनी विधा की जो अब राष्ट्रीय स्तर पर मैं कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ हरियाणा प्रदेश से, क्योंकि यहाँ के जो जीवंतता है, यहाँ के जीवन में जो ऊर्जा है, जो जिजीविषा है, यानी मतलब अपने किसी भी चुनौती के बीच से रास्ता निकालने का जो जज्बा है, वो बहुत कमाल का है। रही बात आपकी भाषा की या उच्चारण की, तो ये तो देखिए ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं पर मेहनत उसके लिए बहुत करनी पड़ती है। भाषा ऐसी चीज़ है जो आपकी 2-4 साल में नहीं सीख सकते। भाषा को तो आपको बचपन से ही या जब से आपको ये समझ पैदा हो कि आपको भाषा पर काम करना है, तो तभी से आपको उस पर ध्यान रखना होता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल बहुत कम की जाती है, वो है पढ़ना और अच्छा साहित्य पढ़ना। आप उसमें समाचार पत्र भी पढ़ें, उसमें अच्छी किताबें पढ़ें, क्रिएटिव राइटिंग्स पढ़ें, जो साहित्यिक रचनाएं हैं, तो इससे आपकी भाषा जो है बहुत अच्छी होती है। भाषा अच्छी होगी, आपके पास शब्द भंडार होगा, तो आप किसी भी परिस्थिति में अच्छे ढंग से उसको डिलीवर कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है उसके साथ साथ कि आपको डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर आपको जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में अपने को अपडेट रखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, सरकार क्या चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को लेकर ही हम लोगों के बीच में आते हैं। तो हम जानकारी ज़्यादा नहीं देनी होती, क्योंकि जो बोलने वाले वक्ता हैं वो जानकारी देते हैं, लेकिन हमें उसको एक सूत्र में पिरोना है ताकि सुनने वाले उसके साथ जुड़ें। तो बस ये कोशिश करते हैं और जब आप कह रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि ये कोशिश सफल होती है। निश्चित तौर पर माँ सरस्वती की आपके ऊपर बहुत बड़ी असीम कृपा है। बड़ी और जिस तरह से आप शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों का जिस तरह से आपका धारा प्रवाह मंच पर जिस तरह से संचालन होता है, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि में साहित्यिक पृष्ठभूमि रही है? आपका परिवार साहित्यिक रहा है या शुरू से ही आपको इस चीज़ का कोई शौक था या आपके अंदर ऐसा हुनर बचपन से ही था? देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह चर्चाएं होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, बातचीत होती है। मुझे तो ईश्वर ने मेरी उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे घर में इस तरह का कोई पहले किसी ने काम नहीं किया। साहित्यिक कोई ऐसी पृष्ठभूमि भी नहीं थी। हाँ, पढ़ने का शौक़ ज़रूर था, लेकिन इस स्तर तक नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ और मैं जब अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान मैंने बहुत पढ़ा। साहित्यिक कृतियाँ मैंने एक जो अच्छे उपन्यास होते थे हिंदी साहित्य के, मैंने कई बार पढ़े हैं। तो वो चीज़ें हैं। रेडियो में मैं गया, इलाहाबाद में पढ़ते हुए आकाशवाणी में मेरा जाना हुआ अनायास। उसके लिए मैंने ना कुछ सोचा था, ना कोई प्रयास किया था, अनायास वहाँ गया तो वहाँ से एक सिलसिला बना। आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम करने लगे तो वो एक पहचान बनने लगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग मंच के लिए बुलाने लगे। तो जो मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया, आज तक नहीं किया है, वो स्वतः स्वाभाविक रूप से, और मैं मानता हूँ कि वो ईश्वर ही उंगली पकड़कर वो मुझे रास्ता दिखाता रहा, मुझे करने की प्रेरणा देता रहा और ये आशीर्वाद भी उसका मिलता रहा कि मैं अच्छे ढंग से उसको कर पाऊँ। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, जैसे मंच पर हर आदमी नहीं जा पाता, मंच पर बोलने से बहुत लोग डरते हैं, वो कतराते हैं, तो आपके अंदर हौसला है, ये आप बोलते हो, बुलंद बोलते हो। एक तो ये बताइए कि आपने किन किन विभूति का मंच संचालन किया है। दूसरा ये बताइए लोगों को कि मंच पे क्यों कतराना नहीं चाहिए और किस तरह से मंच पे जाना चाहिए। जितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव से लेकर मेरी माटी मेरा देश, ये कुछ अभी हाल के उदाहरण हैं।
तो इस तरह से मैंने किया। जो आप कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें सबसे ज़रूरी तो ये कि करते करते वो चीज़ें आती हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। मुझे भी शुरू से ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ऐसे बेधड़क जाकर स्टेज पर बोलना शुरू कर दूं और घबराहट ना होती थी। लेकिन धीरे धीरे आप जब अपने आप का आप विवेचना करते हैं, आत्मावलोकन करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग, थोड़े योग, आसन, तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलता है। और जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपके अंदर विश्वास का भाव पैदा होता है, तो इसलिए डर नहीं लगता। देखिए, ये कहा जाता है कि आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके रहन सहन या आपके कपड़ों से नहीं होती, आपके व्यवहार से होती है, आपकी भाषा से होती है, आपके बोलने से होती है। और वो भगवान ने ज्ञानेंद्र जी को बहुत ही अच्छी तरीके से बख्शा है। हमारा इनका साक्षात करने का एक ही मकसद था कि बोलना एक कला है। निश्चित तौर पर हम सबको बोलना आना चाहिए। ख़ास तौर पर मैंने ये जो इनका इंटरव्यू किया है, अपने यूथ के लिए किया है, अपने युवाओं के लिए किया है, जो मंच पर जाने से कतराते हैं, बोल नहीं पाते और वो कांपते हैं। तो निश्चित तौर पर बोलिए, निकलिए, सीखिए। और इनकी जो बातें हैं उनसे एक बात जो हमने निष्कर्ष निकाला है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। यही बात है, इन्होंने अभ्यास किया, साहित्य पढ़ा। हाँ, पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आप एक दिन इन जैसे बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः जो मेरा जन्म स्थान है वो उत्तराखंड में है, रुद्रपुर एक जगह है। और पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बनारस, इलाहाबाद रहा। पंजाब में मेरी पोस्टिंग हुई थी आकाशवाणी में पहली बार, और उसके बाद चंडीगढ़ आ गया। तो चंडीगढ़ आने से हरियाणा से जो संपर्क बना 1990-91 से, वो आज तक जारी है। बहुत ही खुशी हुई। और साथियों, यही हमारा प्रयास था। आगे फिर किसी शख्सियत से आपसे रूबरू करवाएंगे। जय हिंद। चलिए।